नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के सारे प्रश्न एक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अभिप्रेरण तथा अधिगम से लिए गए हैं। सारे प्रश्न जो है इसमें इंपॉर्टेंट है जो आज हम लेकर आए हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, टेट की परीक्षाओं में, यूपी टेट में व अन्य राज्य की टेट परीक्षाओं में। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आगे भी इनके आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, आते रहे हैं और ये प्रश्न आगे भी परीक्षाओं में आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत खाली स्थान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये उन्होंने पूछा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो इसमें जो चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मैस्लो, यानी कि अब्राहम मैस्लो। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब देखिए, आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह सिद्धांत मानव प्रेरणा के 5 स्तरों को व्यवस्थित करता है जो शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होकर आत्म साक्षात्कार तक जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 पद कौन कौन से हैं मानव की आवश्यकता के, उन्हें आप एक बार समझ लीजिए। पहला है शारीरिक आवश्यकता, दूसरा है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है सामाजिक आवश्यकता और चौथा है सम्मान की आवश्यकता और पांचवा है आत्म साक्षात्कार। ठीक है, इसको एक पिरामिड द्वारा दर्शाया था किसने, अब्राहम मास्लो ने। ठीक है, चलिए तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। अब देखिए, अर्जित प्रेरक कौन से होते हैं, एक होते हैं जन्मजात प्रेरक और एक होते हैं अर्जित प्रेरक। जन्मजात जो हमें जन्म से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, और अर्जित होते हैं जो हमें वातावरण से मिलते हैं जन्म के पश्चात। तो देखिए इसमें जो है, जो अर्जित प्रेरक होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, रुचि, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो रुचि है वो एक अर्जित प्रेरक है। इसमें जो है पुरस्कार और विश्राम, ये भी अर्जित प्रेरक ही के उदाहरण हैं, लेकिन जब ये रीट में पूछा गया था 2016 में तो इसका सही उत्तर माना गया था रुचि, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है तो इसमें ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ज्ञानात्मक जागृति क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ज्ञानात्मक जागृति होती है किसी चीज को समझने या जानने की इच्छा, कहलाती है ज्ञानात्मक जागृति। इसी प्रकार से जो भावनात्मक जागृति है, किसी कार्य से उत्पन्न होने वाली भावनाएं जो व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें कहते हैं भावनात्मक जागृति। दोनों चीजें आपने समझ ली हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है वो दोनों से ही होती है, ज्ञानात्मक जागृति से और भावात्मक जागृति से। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भिन्न है। अब देखिए, इसमें 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, 3 सिद्धांत एक जैसे हैं, यानी उनमें कुछ कॉमन है, और एक अलग है, तो अलग वाला उन्होंने पूछा है। तो देखिए, इसमें जो पहला सिद्धांत है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत समान अवयवों का सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत सामान्यकरण का सिद्धांत। देखिए, चारों ही जो सिद्धांत हैं वो अधिगम के सिद्धांत हैं, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा गेस्टोल्ट वादियों के सिद्धांत हैं अधिगम के, पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन जो तीसरा है वो व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, यानी कि हल का। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत है, गेस्टोल्टवादी नहीं है। गेस्टोल्टवाद और व्यवहारवाद के बारे में मैं आपको पिछली वीडियोज में खूब डिटेल में कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला, दूसरा और चौथा जो है वो एक जैसे सिद्धांत हैं। जो सी है ऑप्शन वो अलग है, यानी कि तीसरा वाला ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, तो अलग वाला उन्होंने पूछा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए, इसको चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है जो आपके अंदर से ही आती है। ठीक है, कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, अपने आप में अंदर से ही आप प्रेरित हो, उसे बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। तो देखिए, इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है स्वयं के लिए समस्या का समाधान होना, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, वो जो है आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने हुए स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, बच्चे अगर प्रेरित हैं, शिक्षक से बार बार प्रश्न पूछेंगे कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई, आप इसको हमें अच्छी तरह से समझा दीजिए या दोबारा बताइए। ठीक है, तो समझ लीजिए कि बच्चे जो है रुचि ले रहे हैं शिक्षण कार्य में, और वो बच्चे जो है प्रेरित हैं, आंतरिक प्रेरित हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो देखिए, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति अपनी खुशी को अधिकतम करने और दुख को कम करने के लिए सचेत विकल्प चुनते हैं। जैसे किसी कार्य स्थल पर कर्मचारी किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं यदि वे ये मानते हैं कि इससे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि हम इस कार्य को करने से हमें फायदा होगा, तो उस कार्य को चुनते हैं, कि उसी विकल्प को चुनते हैं जिससे उन्हें फायदा नजर आता है। नुकसान वाले विकल्प को लोग नहीं चुनते हैं। इसे बोलते हैं अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाती है। तो देखिए, ऑप्शन सारे पढ़ लीजिए आप, इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, यह कहलाता है सहयोगी अधिगम, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। मैं अपना कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत आनंददायक है। तो ये तो हो गया आंतरिक। ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता है अंदर से ही। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो देखिए, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। ये भी जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। मैं अपने गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। अब देखिए, ये बाह्य अभिप्रेरणा है क्योंकि जो अंक हैं वो बाहर से दिए जा रहे हैं किसी के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा, यानी कि ऑप्शन डी। उन्होंने बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में ही पूछा है। चलिए इसे सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं पुरस्कार का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको इसमें से सही ऑप्शन बताऊंगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। यदि बच्चों को आप बार बार पुरस्कार दे रहे हैं, यानी हद से ज्यादा पुरस्कार दे रहे हैं या बार बार पुरस्कार का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो स्वाभाविक है उनकी आंतरिक अभिरुचि है वो कम हो जाएगी। यानी कि बच्चे सिर्फ जो है पुरस्कार के लिए पढ़ेंगे या पढ़ना चाहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो उनकी जो स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा हो कम हो जाती है। बच्चे सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे? पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो देखिए, भूख, प्यास, आदत और नींद। तो इसमें जो ऑप्शन सी सही होगा। जो आदत है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है। आदत जो है बाद में पड़ती है। ठीक है, वातावरण में आकर के और समाज से देख करके आदत पड़ती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से हैं? आपको कौन है इनमें से आपको बताना है। आप देख रहे हैं वो प्रत्येक प्रश्न के आगे लिखा हुआ है कि ये कब और कौन से राज्य की टेट परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो मैकडूगल होगा, ऑप्शन बी। जो अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक और इच्छा। तो देखिए, जो इसमें अभिप्रेरणा के जो स्रोत हैं वैसे तो चारों ही हैं, लेकिन जब यूपी टेट 2013 में ये प्रश्न आया था तो वहां पर इसका ऑप्शन सी सही माना गया था। प्रेरक जो है वो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, वैसे आवश्यकता, चालक और इच्छा भी अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि आयोग ने इसी को सही माना था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो देखिए, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, अंतर्निरोध का सिद्धांत।
तो देखिए ये 2 बार आया है प्रश्न, यूपी टेट 2016 और 2013 में। तो देखिए मैस्लो का जो है, अब्राहम मैस्लो का जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है उसे आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहला ही जो प्रश्न था उस समय आपको डिटेल में बता दिया है। चलिए यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आप देख रहे हो कि सारे प्रश्न जो है वो अभिप्रेरणा से संबंधित आ रहे हैं, अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। ठीक है, इससे आपको एक फायदा होगा, तो कोई आपको इस तरह का प्रश्न आएगा और उसमें अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित, ठीक है, या प्रेरित, इस तरह की कोई ऑप्शन में आएगा तो आप समझ लेना कि उसी चैप्टर से है। ठीक है, और आपको आसानी से वो याद आ जाएगा प्रश्न और आप उसको सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो वो आंतरिक बल कौन सा है? तो देखिए ऐसा बल जो कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए हमें बाध्य करता है और हम बाध्य हो जाते हैं कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए। तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। अभिप्रेरण जो है वो एक आंतरिक बल है जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो इसमें पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो देखिए अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है तो वो है आवश्यकता। देखिए अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता है तो हम क्या हो जाएंगे, स्वयं ही प्रेरित हो जाएंगे किसी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। जो आवश्यकता है वो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन। तो सीखने के लिए जो आकलन होता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रायोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स की पूरी तरह से महत्व देने को बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। मैंने जैसे बताया कि अभिप्रेरणा और अधिगम ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि इस तरह का एक चैप्टर हमारे सिलेबस में है। ठीक है, और आप समझ लेना कि अभिप्रेरणा वाले से ही ये प्रश्न आ गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है और आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए फिर से उस तरह का एक प्रश्न आ गया है, प्रेरणा, प्रेरक, अभिप्रेरणा। ठीक है, इस तरह के अगर शब्द आ जाए ऑप्शन में तो समझ लीजिए कि हमारे उसी चैप्टर से ये प्रश्न पूछ लिया गया है और आप जो है उस प्रश्न को सही कर देंगे। इसमें पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। इसमें प्रेरक के रूप में जाना जाता है, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो देखिए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति और असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? तो देखिए आंतरिक प्रेरणा का मतलब है जो अंदर से मोटिवेट हो। ठीक है, आपको बाहर से मोटिवेट जो करोगे किसी चीज को तो वो कुछ समय के लिए मोटिवेट होगा, 1 दिन 2 दिन या 1 महीने के लिए। लेकिन अगर आप आंतरिक मोटिवेट कर दोगे, ठीक है, आंतरिक प्रेरणा दोगे उसको, तो क्या होगा, वो बच्चा जो है जीवन भर के लिए प्रेरित हो जाएगा और अपने काम को सही करता रहेगा। इसमें जो है डी ऑप्शन वो सही होगा। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, ये उससे अंदर से प्रेरित कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि प्रशंसा जो है वो अंदर से प्रेरित कर रही है बच्चे को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो देखिए इसमें बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना और उपयुक्त सभी। तो
तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ये भी यूपी टेट 2013 में प्रश्न आया है। आप देख रहे होंगे सभी प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तभी हमने इनको सेलेक्ट करके अपनी इस वीडियो में रखा हुआ है। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो देखिए, इसमें आप चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे। छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी अच्छी बात है। और जो चौथा है, गतिविधि आधारित शिक्षण, अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, ये करना चाहिए प्रत्येक शिक्षक को। लेकिन जो तीसरा है, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, देखिए अति हर चीज की बुरी होती है, ये आपने सुना ही होगा। तो अत्यधिक जो शब्द है उसके कारण जो है ये ऑप्शन गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए इसे किसी भी शिक्षक को। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? तो देखिए, अगर किसी बच्चे को आप प्रेरित कर दोगे किसी कार्य को करने के लिए तो उसमें जो है रुचि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यदि कोई बच्चा प्रेरित है अपने अंदर से ही तो क्या होगा, उसमें अपने आप किसी कार्य को करने के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। प्रेरणा जो है वो रुचि उत्पन्न कर देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक या अर्जित प्रेरक? तो देखिए, पुरस्कार एवं दंड है जो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, तो वो कृत्रिम प्रेरक हुए। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए, ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे प्रश्न हम सिलेक्ट करके लाए हैं और लगातार जो है हमारे चैनल पर आपको वीडियो अपलोड कराए जा रहे हैं। जब आप एग्जाम देकर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये सारे प्रश्न वही प्रश्न आ रहे हैं जो हमने आपको कराए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।